हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल हिंदी के क्वेश्चन जो कि डीएसएसबी के सितंबर के एग्ज़ाम में जो है पूछे गए हैं। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो भी पेपर हुए थे उनकी जो आंसर की आई है उसमें जो जनरल हिंदी पूछी गई है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा आप सभी को पता होगा टीजीटी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए और वैकेंसी जो है टीचिंग की आई है। ठीक है, तो सभी बच्चे अभी से अपनी प्रिपरेशन को जो है स्टार्ट कर दीजिए ताकि नेक्स्ट ईयर जो है आप क्या ले सके, सिलेक्शन ले सके। ठीक है, अभी से शुरू कर दीजिए। और आप सभी को पता है फर्स्ट पेपर के लिए जो है डीएसएसबी टारगेट बैच है हमारा, जिसमें हम 15 दिन में पूरा सिलेबस कवर करते हैं। देन उसके बाद जो है प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, कोई क्वेरी हो तो आप वो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके जो है आप ले सकते हैं। बहुत ही मिनिमल जो है फीस जो है हमने रखी है इसकी। चलिए अभी हम जनरल हिंदी को डिस्कस करते हैं। देखिए, इससे पहले जनरल अवेयरनेस भी जो हम कवर कर चुके हैं सितंबर की, तो वो भी ज़रूर देखें। एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि आगे जो एग्जाम होंगे उसमें किस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। यहाँ पे पूछा गया है सिक्के ढालने का कारखाना, कि सिक्के ढालने जहाँ पर सिक्के ढाले जाते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा टकसाल। जहाँ पर सिक्के ढालने का काम होता है उसको बोलते हैं हम क्या, टकसाल। इंग्लिश में भी ये पूछा जाता है ना आपसे, वन वर्ड जब हम पूछते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मिंट बोल देते हैं। ठीक है, ओके। घुड़साल आपको पता होगा, घुड़साल किसको बोला जाता है, जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है। अगर एक और वर्ड हम इसके लिए हम देखें तो अस्तबल, अस्तबल तो आपने सुना ही होगा, उसी को हम क्या बोल देते हैं, घुड़साल भी जो है बोल देते हैं। ठीक है, ओके। टंकन क्या होता है, टंकन का मतलब क्या होता है। टंकन होता है जो ढलाई का जो काम किया जाता है ना, उसी को टंकन बोला जाता है। ठीक है, जो सिक्का ढालने का जो काम होता है, देखो सिक्का ढालने का जो कारखाना है उसको टकसाल बोल रहे हैं, लेकिन जो सिक्का ढलाई का जो काम होता है ना उसको क्या बोलते हैं, टंकन बोला जाता है। और डफाल क्या होता है, डफाल वाद्य यंत्र होता है। डफाल, डफ आपने सुना होगा, इसी तरीके से डफाल भी होता है। ठीक है, तो ये याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुहावरा अपने अर्थ से असुमेलित है। जो असुमेलित है गलत है। देखो, अंगूठा दिखाना, समय पर इनकार कर देना बिल्कुल सही है। ठीक है, जब मीन्स अगर कोई व्यक्ति किसी काम के लिए जब टाइम होता है उस टाइम मना कर दी तो उसका हम क्या बोलते हैं कि अंगूठा दिखा दिया उसने। ठीक है, मीन्स जब उससे काम था तो उसने साफ इनकार कर दिया। अंगूठी का नगीना मीन्स बहुत ही सुंदर और सजीला, ये बिल्कुल सही है। अंगारे बरसाना यानी कड़ी धूप होना, ये भी बिल्कुल सही है। अब अंगूठे पर मारना, चोट पहुंचाना, ये गलत हो जाएगा। अंगूठे पर मारना का मतलब क्या होता है, ठेस पहुंचाना। अंगूठे पर मारना नहीं, चोट पहुंचाने के लिए हम जो मुहावरा देखो, अंगूठे पर मारना कोई वो नहीं है, सॉरी कोई मुहावरा तो नहीं है अंगूठे पर मारना। ठीक है, अंगूठा दिखाना है तो चोट पहुंचाना या ठेस पहुंचाना, ये दिल दुखाना जैसे मुहावरा हो सकता है, बट अंगूठे पर मारना, चोट पहुंचाना ये गलत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें देखिए दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बताना है। मेरा उनसे, मेरा उनसे देखो आप सभी में है। परिचय को जब आप देखेंगे तो पहली बात तो छह या कभी नहीं होता, ना ही परिचय में बड़ी ई की मात्रा आती है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये बिल्कुल सही है। मेरा उनसे परिचय करा दो हो जाएगा, परिचय कर दो नहीं होगा, परिचय करा दो हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट में फिर से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तुम लोग अपने अपने घर जाओ। ठीक है, तो ये शुद्ध वाक्य है। अब इसमें गलत जो है वो क्यों गलत है ये भी हम देख लेते हैं, तभी तो हम शुद्ध निकाल पाएंगे ना। देखो, नितिन ने एक कछुआ पाला है। देखो, नितिन ने एक कछुआ पाला है, कछुआ लिखा हुआ है। क्या कछुआ ऐसे लिखा जाता है, नो। कछुआ कैसे लिखते हैं, वेट अ मिनट, देखिए कछुआ कुछ ऐसे लिखा जाता है ना। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला देखिए, सौदामिनी पढ़ने में बहुत होशियार है। होशियार क्या ऐसे लिखते हैं, नहीं। होशियार में 21 वाला शय जो है आता है। ठीक है, तो ऐसे लिखा जाता है होशियार। ठीक है, सुदेश के पास 2 मोटरसाइकिलें हैं। मोटरसाइकिल कैसे लिखा जाता है, मोटरसाइकिलें, मोटर साइकिलें, छोटी ई की मात्रा जो है आ जाती है। ठीक है, तो ये इनमें मिस्टेक्स थी। तो फर्स्ट वाला बिल्कुल खुद ब खुद क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से उचित कारक चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य पूर्ण करना है। ईश्वर की कृपा डैश सकुशल पहुंच गया, तो ईश्वर की कृपा से सकुशल पहुंच गया।
ठीक है। बाकी इसमें देखो नहीं बनेंगे। ईश्वर की कृपा का सहकुशल पहुंच गया, कोई तुक नहीं बनता है। ईश्वर की कृपा के लिए सहकुशल पहुंच गया, नहीं। ईश्वर की कृपा से, यानी कि भगवान की कृपा हुई तभी जो है वो सहकुशल पहुंच गया, ठीक है। तो से जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, अगले में पूछा है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताना है। स्त्री जिसने बच्चा जना हो, जिसने बच्चे को जन्म दिया हो, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है प्रसूता, ठीक है। जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो या बच्चा जनने वाली जो स्त्री होती है उसको बोलते हैं प्रसूता। प्रसूता को लिखना भी आप सीख लीजिए, क्योंकि कई बार जो है ये शुद्ध अशुद्ध में दे दिया जाए तो प्रसूता में बड़े ऊ की मात्रा जो है आ जाएगी, ठीक है। माता क्या होता है? माता का मतलब क्या होता है? माँ, ठीक है। माँ का रिश्ता दर्शाता है, वो बच्चा जनने की उसमें नहीं आएगा, ठीक है, तो वो माता हो जाएगा। प्रेयसी का मतलब क्या होता है? प्रेमिका, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। और फिर है प्रमाता। प्रमाता कौन होता है? प्रमाता होता है ज्ञान प्राप्त करने वाला, ज्ञान प्राप्त करने वाला या जानने वाले को बोला जाता है प्रमाता। तो इसका भी मतलब बच्चे को जन्म देने से कोई ताल्लुक नहीं बनता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्रसूता, ठीक है। चलिए आगे है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का जो है चयन करना है। फर्स्ट देखते हैं पहले, रोहित कुमार के पिता का नाम हरीश चंद्र थे, नहीं, रोहित कुमार के पिता का नाम हरीश चंद्र था होना चाहिए ना, हरीश चंद्र थे नहीं आएगा, था होना चाहिए यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। अगला देखिए, नकुल 10वीं कक्षा में फेल हो गया। 10वीं में कभी भी आधा से नहीं आएगा, पूरा से जो है लिखा जाएगा, ठीक है। नकुल 10वीं कक्षा में फेल हो गया। आगे देखिए, ऊपर बादल मंडरा रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं लिख रहा है, दिख रहा है, देखो ऊपर बिल्कुल सही लिखा है, बादल सही लिखा है, मंडरा सही लिखा है और रहे हैं वाक्य भी बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। अब इसमें देखिए लास्ट वाले में, सीता का हरण रावण ने किया, नो, सीता का हरण रावण ने किया, ना कि रावण ने। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, तो इसीलिए जो हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना था, तो थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगला देखिए, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के किस अंश में त्रुटि है, यानी कि गलती किस में है, ये बताना है। अब इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आ सकते हैं। देखिए, शब्द पदार्थों का चित्रण उतनी सुंदरता से नहीं कर, देखो चित्रण नहीं होता है, सबसे पहले तो चित्रण होता है, अण जो है यहाँ पे आता है, तो चित्रण हो जाएगा, ठीक है। तो यही मिस्टेक है, जहाँ पे ये मिस्टेक दिखे वही आपका आंसर है, ठीक है। उचित कारक चिन्ह से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। प्रायः उपमान विशेषण डैश कार्य करता है और उपमेय विशेषण, क्या कह रहा है कि जो उपमान होता है ना वो विशेषण का कार्य करता है और उपमेय जो है वो विशेष्य का। जब हम अलंकार पढ़ते हैं ना तो अलंकार नहीं, सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, हाँ अलंकार ही तो पढ़ते हैं, उपमान और उपमेय, ठीक है। तो ये विशेषण और विशेष्य से ही रिलेटेड हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, डैश आप जा सकते हैं, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित, क्या बोला इसने, क्रिया विशेषण। ये शब्द आपको याद रखना है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएंगे वो होते ना क्रिया विशेषण। तो यहां पे उचित बताना है। अब यहां पे क्या आ सकता है? अभी देखो, तुम, क्या तुम क्रिया विशेषण है? क्या हम क्रिया विशेषण है? नहीं, ये क्या है? ये सर्वनाम है। क्या है ये? सर्वनाम है। से हम क्यों यूज करते हैं? जब हम सेंटेंस को जोड़ते हैं तब हम से का यूज करते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परसर्ग बोला जाता है इनको, ठीक है। अब बात यहाँ पे किसकी हो रही? क्रिया विशेषण की। अगर आपको पता है ना कि भाई कौन सा सर्वनाम है, कौन सा विशेषण है, तो आप इजीली बता सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर नहीं पता तो यहाँ पे तो देखो वैसे ही पता चल रहा है, से तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा। हम आप जा सकते हैं, ये भी नहीं आएगा। तुम आप जा सकते हैं, ये भी गलत है। अब आप जा सकते हैं, ये गलत जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो अब बिल्कुल नहीं आता तो भाई तुक्का लगा के देख लो भाई कि सेंटेंस पढ़ने में सही लग रहा है या नहीं, ठीक है। ओके, तो अब आप जा सकते हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब जो है वो क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है, ठीक है। और अब आपको पता होना चाहिए, देखो ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो हिंदी की जो मैराथन है उसमें सारी चीज़ें करवा रखी हैं। एक वीडियो है सिर्फ हिंदी की, वो करनी है, आपका पूरा हिंदी जो है हो जाएगा। देन उसके बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। देखो क्रिया विशेषण में भी टाइप होते हैं अलग अलग। अब जो है ना,
अब प्रेजेंट की बात हो रही है तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? अब कालवाचक क्रिया विशेषण की बात हो रही है, क्योंकि कई बार देखो पूछ लिया जाता है कि कालवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है, या इसके जो अलग टाइप हैं वो पूछ लिया जाए कि ये टाइप जो है क्रिया विशेषण किस शब्द में आ रहा है, तो ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए, सांसारिक समस्या क्या है, हनुमान महाबली थे, हिंदी देवनागरी लिपि ले में लिखी जाती है। देखो, लिपि कभी नहीं होता, लिपि होता है, लिपि। ठीक है, क्या होता है? लिपि होता है। तो हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में जो है लिखी जाती है, लिपि नहीं आना था, तो यही जो है अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, सतीश डैश बालक है, और अब यहाँ पे शब्द क्या है वो देखो जो फिल करना है, विशेषण। विशेषण, विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ना जो शब्द, उसको विशेषण बोला जाता है। अब देखो, संज्ञा और सर्वनाम, अब आपको संज्ञा यहाँ पे दिख रही है ना, संज्ञा कौन सी? सतीश। सतीश कैसी संज्ञा? व्यक्तिवाचक। अब सतीश की विशेषता बता रहा होगा ना जो शब्द, वही विशेषण हो जाएगा। देखो, कभी क्या विशेषण हो सकता है? सतीश कभी बालक है? नहीं। क्या सतीश की विशेषता कभी हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक है, सतीश आपका बालक है, क्या आपका विशेषण शब्द है? क्या वो सतीश की विशेषता बताएगा आपका? नहीं। सतीश धीरे धीरे बालक है, ये भी विशेषता नहीं है। ठीक है, ये सतीश चंचल बालक है। अब देखो, ये जो चंचल है ना, ये सतीश की विशेषता है, कि चंचल का मतलब क्या होता है? शरारती कह लो, या इंग्लिश में बोले तो एक्टिव है। ठीक है, ये सतीश की क्या है? विशेषता है। तो यही जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि सतीश चंचल बालक है। ओके, कभी को अगर आप देखिए ना, कभी, कभी क्या है? क्रिया विशेषण है। ये विशेषण की भी सॉरी, जो क्रिया है ना, क्रिया उसकी विशेषता बताता है। जो हम काम कर रहे हैं ना, उसकी विशेषता बता रहा है, उसको क्रिया विशेषण बोलेंगे। ठीक है, आपका क्या है? एक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम में आ जाता है। पढ़ा होगा निजवाचक सर्वनाम, तो उसमें आ जाता है ये। ठीक है, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, तो ये क्या है? ये भी क्रिया विशेषण है, कि हम कोई काम कर रहे हैं और उसको, कि अगर मैं कहूँ कि राम काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम जो कर रहा है ना वो क्या है? क्रिया है, कुछ काम कर रहा है। लेकिन उसी काम के आगे अगर मैं जोड़ दूं राम धीरे धीरे काम कर रहा है, वो उस क्रिया की विशेषता है कि जो काम हो रहा है ना वो कैसे हो रहा है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे चंचल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, वाक्यांश के लिए सही शब्द बताना है। जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है, कौन हो जाएगा? जो सब कुछ जाने वो है सर्वज्ञ। ठीक है, जो सब कुछ जाने सर्वज्ञ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ओमनीसाइंट। वन वर्ड में आता है ना, तो वही है ये, वन हु नोज एवरीथिंग, ओमनीसाइंट, सर्वज्ञ हिंदी में। ठीक है, विशेषज्ञ क्या होता है? विशेषज्ञ को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपर्ट। किसी विशेष चीज़ के बारे में जानना, मतलब किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में किसी को अगर डीप नॉलेज है तो उसका हम क्या बोलेंगे? कि वो उस चीज़ में विशेषज्ञ है, एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट है वो उस चीज़ का। ठीक है, ओके। अज्ञ क्या होता है? देखो, एक तो है जो सब कुछ जानता है, एक है जो कुछ नहीं जानता है, मीन्स वन हु नोज नथिंग। जो कुछ नहीं जानता है उसको बोलते हैं हम इग्नोरेंट। क्या बोलते हैं? जो कुछ नहीं जानता, इग्नोरेंट। तो उसको बोलते हैं हिंदी में, जो कुछ नहीं जानता अज्ञ, जो सब कुछ जानता सर्वज्ञ। ठीक है, देखो, कृत्यज्ञ और कृत्यघन दो शब्द होते हैं, कृत्यज्ञ और कृत्यघन। जो किसी के उपकार को मानने वाला, एक आपने पढ़ा होगा ना वन वर्ड में, उपकार को मानने वाला कृत्यज्ञ, उपकार को न मानने वाला कृत्यघन। ठीक है, तो दोनों याद रखो। ठीक, चलिए आगे हमें वही शुद्ध वाक्य देखना है। तो पौष्टिक आप सभी को पता होगा कैसे, कभी भी स और तय नहीं होता है, स और तय नहीं होता है, श षटकोण आता है पौष्टिक में। तो इसीलिए बच्चों को पौष्टिक आहार चाहिए, ये भैया वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी लोकोक्ति अपने अर्थ से असुमेलित है? ठीक है, हमें बतानी है जो असुमेलित है, गलत है। फर्स्ट है ईद का चांद। ईद का चांद बहुत दिनों बाद दिखाई देने वाला व्यक्ति, बिल्कुल सही हो जाएगा। या इसी के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, दुर्लभ होना। ईद का चांद होना, दुर्लभ होना। ठीक है, अगला देखिए, उल्टे बास बरेली के, उल्टे बास बरेली के, इसका मतलब क्या है? विपरीत कार्य करना, बिल्कुल। ठीक है, नियम के विरुद्ध जब भी कोई कार्य किया जाएगा उसको भी बोला जाता है उल्टे बास बरेली का, यानी कि किसी काम को उल्टे दिशा में करना, विपरीत करना। ठीक है, ईंट की लेनी पत्थर की देनी,
ईंट की लेनी पत्थर की देनी, इसका मतलब होता है ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो इसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? जैसे को तैसा भी बोल सकते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से, जैसे को तैसा। ठीक है, तो बड़ा उपहार देना ये गलत हो जाएगा। ईंट की देवी मांगे का प्रसाद, जैसा व्यक्ति वैसी आवभगत। ओके, बिल्कुल सही है कि व्यक्ति जैसा होगा उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। तो थर्ड जो है वो असुमेलित है। अगला है किसी बात पर व्यर्थ प्रलाप करने वाला, इसके लिए कौन सा शब्द होगा? किसी बात पर व्यर्थ, अपने आप ही बिना वजह प्रलाप करने वाला, यानी कि रोने वाला कह सकते हैं, दुख प्रकट करने वाला कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा उसको बोलेंगे अति कथा। अति कथा का मतलब होता है अत्यधिक या लंबी चर्चा या वर्णन, इस तरीके से। ठीक है, मीन्स किसी बात को खींचते रहना सिर्फ, तो वही किसी बात पर व्यर्थ प्रलाप करना। प्रलाप करना मीन्स आप कह सकते हैं ना कि आर्ग्यूमेंट करना या अपनी उस चीज़ को बोलते रहना, कुछ वैसा। ठीक है, अड़िग, अड़िग का मतलब क्या होता है? अटूट या दृढ़। अतिवृष्टि, जब अत्यधिक वर्षा होती है उसको बोलते हैं अतिवृष्टि। अतीत, अतीत मतलब पास्ट। ठीक है, तो सारे मीनिंग मैंने आपको बता दी हैं। चलिए आगे देखिए, मुहावरा है अगला। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 17 आ गया है। ये जो पेपर है नहीं स्टेनोग्राफर का है, तो इसमें आई थिंक 35 क्वेश्चन पूछे गए होंगे, तो वो हम आगे देखते जाएंगे कि कितने क्वेश्चन जो है हिंदी के पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए, एक घाट पानी पीना, मुहावरे का अर्थ निम्न में से क्या होना? एक घाट पानी पीना यानी कि एकता और सहनशीलता होना। एक घाट पानी पीना, एकता और सहनशीलता होना। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है। कच्ची गोली खेलना, कच्ची गोली खेलना मुहावरे का अर्थ देखो, देखो जब किसी को एक्सपीरियंस होता है तो वो क्या बोलता है कि हमने कच्ची गोली नहीं खेली है। ठीक है, कच्ची गोली नहीं खेली है। तो कच्ची गोली खेलना नहीं देखो, कच्ची गोली नहीं खेलना मतलब एक्सपीरियंस होना किसी चीज़ का। ठीक है, और कच्ची गोली खेलना अनुभवहीन होना, मीन्स कोई एक्सपीरियंस ना होना। ठीक है, तो अनुभवहीन होना जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अनुभवहीन होना मतलब कम एक्सपीरियंस होना, कम अनुभव होना किसी चीज़ का। ठीक है, आगे देखिए, अगला है सर आंखों पर बिठाना। सर आंखों पर बिठाना, अब ऑब्वियस है, देखो ये जो मुहावरा है, सिर और आंखों पर कोई नहीं बिठाया जाता। ठीक है, बट वो किसके लिए बोला जाता है? जिसको हम क्या देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कि सर आंखों पर बिठा लिया है, ये बोला जाता है। तो सिर आंखों पर बिठाना, बहुत सम्मान देना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला है, निम्नांकित विकल्पों में से उचित कारक का चिन्ह का प्रयोग करके जो है पूर्ण करना है। अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, से लिए नहीं होता, देखो कारक है, के लिए ही हमने पढ़ा है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए जब आएगा तो कौन सा वर्ड आ रहा है? के आ रहा है। अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, नहीं आता तो सिंपल वाक्य में भर के रख लो, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सही है। ठीक है, स्वास्थ्य से लिए हानिकारक, क्या कोई वाक्य बन रहा है ऐसा? नो। ने, स्वास्थ्य ने लिए नहीं, स्वास्थ्य की लिए, की भी नहीं होता है, के होता है। ठीक है, जैसे हम सेंटेंस को उसमें अरेंज करते हैं ना, किसमें? इंग्लिश में, बिल्कुल वही हिंदी में करके दिखाना है हमको कि एक मीनिंग उसका सही निकले। ठीक है, चलिए यहाँ पे 20 क्वेश्चन जो है हमारे खत्म हो जाते हैं। अब इसमें आई थिंक 35 क्वेश्चन पूछे हैं, 25 क्वेश्चन है, वो हम देखते जाएंगे अभी आगे। तो चलिए आगे भी हैं ये। देखिए सबसे पहले है यहाँ पे अब पूछा गया, राजा का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? देखो राजा को नरेंद्र, नरपति, नरिप तीनों ही चीज बोला जाता है। और क्या बोलते हैं? और वर्ड आपने पहले पढ़े होंगे हिंदी में, भूपति पढ़ा होगा, सम्राट, ठीक है, नरेश, ये सारे जो है राजा के पर्यायवाची हैं। भास्कर नहीं है। भास्कर क्या होता है? भास्कर का मतलब होता है सूर्य, यानी कि सूर्य का पर्यायवाची है भास्कर। ठीक है, सूर्य को भास्कर बोला जाता है, ना कि राजा को। ठीक, तो फोर्थ ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द पहचानना है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत के शब्द हैं वो तत्सम है, और जो संस्कृत के शब्द हिंदी में परिवर्तित करके बोले जा रहे हैं वो तद्भव शब्द होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शीतल जो है ना वो तत्सम शब्द है, क्योंकि हिंदी में शीतल का मतलब क्या होता है? ठंडा। हम शीतल शब्द थोड़ी हिंदी में यूज़ करते हैं, हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? ठंडा वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन संस्कृत में इसी ठंडे को क्या बोलेंगे? शीतल बोलेंगे। ठीक है, तो ये सीधा संस्कृत से लिया गया है।
ओके, उसके बाद आप देखेंगे छठा। छठा हिंदी का है, क्योंकि तत्सम में इसको क्या बोला जाता है हिंदी में, सॉरी संस्कृत में आपने जो गिनती होती है वो पढ़ी होगी ना, षष्ठ बोला जाता है, षष्ठ या षट बोल देते हैं कई बार, ठीक है। तो ये 6 के लिए यूज़ किया जाता है। महीना, महीना एक तद्भव शब्द है और इसको संस्कृत में बोला जाता है मास। मास शब्द सुना होगा ना, 12 मास, 12 महीने को हम क्या बोलते हैं ना कई बार, 12 मास, मास बोला जाता है, ठीक है। तो मास जो है ना वो संस्कृत का शब्द है और महीना हिंदी का शब्द है, तद्भव शब्द है। ओके, माथा, माथा भी क्या है, माथा हम जो अपनी आम जो बोलचाल की भाषा है हिंदी की, उसमें हम क्या बोलते हैं, माथा ही तो बोलते हैं ना। और लेकिन संस्कृत में इसी माथा के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है, मठ। क्या, कौन सा शब्द यूज करते हैं, मठ। तो मठ जो हो जाएगा ना वो क्या है, ठीक है, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, माथा और मठ ये दोनों ही तद्भव है, तद्भव है। संस्कृत में जो तत्सम शब्द होगा वो मस्तक होगा ना, मस्तक, मस्तक हमने पढ़ा है संस्कृत में, ठीक है, मस्तक, तो वो संस्कृत का हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म असुमेलित है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट जो शब्द दिए गए हैं यहाँ पे, तो वो गलत असुमेलित है, ठीक है। देखो, अगम सुगम बिल्कुल सही है, अगम का विलोम क्या रहेगा, सुगम। अवनति उन्नति ये भी सही है। अल्पायु दीर्घायु, अल्पायु क्या होती है, जिसकी कम आयु हो, दीर्घ जिसकी ज्यादा लंबी आयु वाला, ठीक है। अगम जहाँ पे आसानी से ना पहुंचा जा सके, सुगम क्या होता है, जहाँ आसानी से पहुंचा जा सके। अवनति का मतलब क्या होता है, डिक्रीज की उसमें बोल सकते हैं, गिरावट जब होती है, और जहाँ पे प्रगति हो, विकास हो, उसको उन्नति बोला जाता है। अब अनुग्रह, देखो अनुग्रह का मतलब होता है दया, क्या होता है, दया या कृपा, ठीक है। और आग्रह का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट, हिंदी में अनुरोध बोल सकते हैं। क्या ये एक दूसरे के अपोजिट है, नहीं है, ठीक है। दया और कृपा का अपोजिट क्या बनेगा, दंड होना चाहिए, ठीक है। तो अनुग्रह का जो अपोजिट बनेगा वो क्या बनेगा, विग्रह बनेगा, विग्रह, अनुग्रह विग्रह, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ओके। चलिए अगला देखिए, निम्न में से योग का विलोम शब्द पहचाने। योग, योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। एक योग तो वैसा योग होता है जो हम मीन्स जो भी हम प्राणायाम वगैरह करते हैं, ठीक है। एक योग हम किसके लिए यूज करते हैं, किसी चीज को जोड़ने के लिए, ठीक है, जोड़ने के लिए योग यूज किया जाता है ना। जैसे 2 शब्दों का योग क्या होगा, या फिर 5 और 4 का योग फल बताइए, योग फल, कुछ ऐसा हम वर्ड यूज करते हैं, तो जोड़ने के उसमें, ठीक है। तो विलोम क्या होगा, जहां से चीजें अलग हो रही होंगी, क्या हो रही होंगी, अलग हो रही होंगी, तो वियोग हो जाएगा, ठीक है। देखो अयोग को आप बोल सकते हैं अनुपयुक्त, अक्षमता टाइप में, ठीक है। तो इसमें ये योग का नहीं होगा। नियोग क्या होता है, नियोग मीन्स रेफर्स टू अपॉइंटमेंट और असाइनमेंट, असाइनमेंट को बोल दिया जाता है नियोग, तो ये भी नहीं होगा। सहयोग मीन्स कोलैबोरेशन या कॉपरेशन को बोल देंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो सहयोग तो मतलब योग ही हो गया, एक कॉपरेशन करना, ठीक है, या कोलैबोरेशन करना, ठीक। तो वो उसके उसमें जा सकता है, सिनोनिम टाइप में जा सकता है, बट नॉट एंटोनिम, विलोम में नहीं जाएगा। तो इसका जो अपोजिट रहेगा ना वो वियोग हो जाएगा। वियोग का मतलब ही क्या होता है, सेपरेशन। वियोग का मतलब क्या होता है, सेपरेशन, और योग का मतलब क्या होता है, मिलना, ठीक है। तो ये इसका अपोजिट होगा। चलिए नेक्स्ट है ध्वज का पर्यायवाची शब्द। क्या पूछा है इसने, ध्वज का पर्यायवाची शब्द। देखो सिंह, सिंह शेर होता है ना, सिंह किसके लिए यूज किया जाता है, शेर के लिए। तो क्या शेर और ध्वज है कोई मैच, नहीं। त्रु का मतलब क्या होता है, पेड़, वृक्ष को जो है, पेड़, वृक्ष, विटप, ये सब जो है क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। तो त्रु पेड़ को बोला जाता है। सर्प का मतलब सांप होता है। अब यहाँ पे बचा पताका, ठीक है। ध्वज का मतलब पताका होता है। ध्वज को और क्या बोलते हैं, झंडा या पताका, ये ध्वज के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, ठीक है। तो पताका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है कपि का अनेकार्थी शब्द। क्या पूछा है यहाँ पे, कपि का अनेकार्थी शब्द पूछा है। तो कपि का जो अनेकार्थी हो जाएगा वो हो जाएगा बंदर, ठीक है। क्या हो जाएगा, कपि का अनेकार्थी शब्द बंदर जो है आ जाएगा। अग्नि, खग और सूर्य ये कपि के अनेकार्थी नहीं है। कपि शब्द का एक अर्थ जो अर्थ होता है ना, कपि का सिर्फ एक ही अर्थ होता है, वो है बंदर, ठीक है।
ओके, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। वे जीवन पर्यंत, प्रियंत कभी नहीं होता, ना ये होता है, प्रियांत भी नहीं होता, जीवन पर्यंत रहा, बिल्कुल सही कहा, वे जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहे। ओके, चरमकार शब्द का तद्भव बताना है। चरमकार शब्द का तद्भव। ओके, अब तद्भव यानी कि चरमकार को हिंदी में क्या बोला जाएगा, ये संस्कृत का यानी तत्सम है ये। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चमार। चरमकार का तद्भव यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, चमार बोला जाता है। ठीक है, चलिए, कुम्हार कौन होता है? कुम्हार का तत्सम, तत्सम पूछ लिया जाए तो कुंभकार, जो मिट्टी के घड़े बनाता है, बर्तन बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कुम्हार, यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, और संस्कृत में कुंभकार बोलेंगे। ठीक है, ओके, चमड़ा, चमड़ा का जो तत्सम होता है वो होता है चर्म। चर्म को क्या बोलते हैं, चमड़ा बोलते हैं। चांद का तत्सम अगर पूछ लिया जाए कभी तो चंद्र होता है। ये तत्सम शब्द और भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चांद को चंद्र बोला जाता है संस्कृत में, चमड़ा को चर्म बोला जाता है, कुम्हार को कुंभकार बोला जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? क्या बताना है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, मीन्स उसमें कुछ न कुछ लिखने में गलती हुई है। ठीक है, अब लास्ट में अगर हम जाएं तो क्या भाषाई ऐसे लिखा जाता है? नहीं। भाषाई कैसे लिखते हैं, ये वाला, भाषाई एकता हर एक देश की ताकत होती है। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है गड़बड़ थी। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, गोद में निम्न में से किस अनेकार्थक शब्द का अर्थ है? गोद, गोद, ओके, गोद किसका अनेकार्थक शब्द का अर्थ है? अंक। ठीक है, अंक को बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारे ये 10 क्वेश्चन, ये देखो कंप्लीट हो गए हैं। 20 क्वेश्चन हमने ऊपर पढ़े थे, 20 और 10 30 क्वेश्चन जो है हम हिंदी के स्टेनोग्राफर के, या जो हमारा नॉन टीचिंग का पेपर है उसमें ये आ चुके हैं। उसके बाद जो है 5 नंबर का क्या है, पैसेज है। पैसेज देखो बिल्कुल छोटा सा आएगा, वहाँ पे जो हमारी स्क्रीन होती है ना वो ऐसे छोटी होती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपका पूरा पैसेज होगा और यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको लगेगा कि बहुत बड़ा है पैसेज, और स्क्रॉल करने के लिए यहाँ पे ये भी दिया गया होगा। तो उसको जब थोड़ा ध्यान से करें, स्क्रॉल करें, तब भी मीन्स जो भी यहाँ पे स्क्रॉल करने के लिए दिया गया था उस पर रखकर आप उसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। अगर बिल्कुल सीधे एरो वाले पे करेंगे ना तो बिल्कुल वो जो बीच का होता है ना हमारा, वो कई बार छूट जाता है। अगर थोड़ा बड़ा पैसेज आया है तो इसको स्क्रॉल करें, तब ध्यान से करें, तो थोड़ा टाइम जो है इसमें पढ़ने में निकल जाता है, क्योंकि वो स्क्रॉल करने वाला बार बार चक्कर पड़ता रहता है। ठीक है, तो बेटर है एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें एंड देन क्वेश्चंस को देखें फिर। ठीक, तो देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, भारतवर्ष पर प्रकृति की विशेष कृपा रही है। यहाँ सभी ऋतुएं अपने समय पर आती है और पर्याप्त काल तक ठहरती है। ऋतुएं अपनी अनुकूल फल फूलों का सृजन करती है। धूप और वर्षा के समान अधिकार के कारण यह धरती सस्य श्यामला हो जाती है। यहाँ का नगाधीराज हिमालय कवियों को सदा से प्रेरणा देता रहा और यहाँ की नदियाँ मोक्षदायिनी समझी जाती रही हैं। यहाँ कृत्रिम धूप और रोशनी की आवश्यकता नहीं पड़ती। भारतीय मनीषी जंगल में रहना पसंद करते हैं। कौन? भारतीय मनीषी। प्रकृति प्रेम के कारण यहाँ के लोग पत्तों में खाना पसंद करते थे। प्रकृति प्रेम के कारण यहाँ के लोग पत्तों में खाना पसंद करते हैं। वृक्षों में पानी देना एक धार्मिक कार्य समझते हैं। सूर्य और चंद्र दर्शन नित्य और नैमित्तिक कार्यों में शुभ माना जाता है। यहाँ पशु पक्षी, लता, गुल्म और वृक्ष तपोवनों की जीवन का एक अंग बन गए थे। आज भी भारत के प्राय सभी राज्यों में प्रकृति से संबंधित पर्व एवं त्योहार मनाए जाते हैं। एक तरह से देखा जाए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारा संपूर्ण जीवन किस पर निर्भर है? प्रकृति पर निर्भर है। तो नेचर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ओके, देखो अब क्वेश्चन पहला वही पूछा गया कि भारतीय मनीषी जंगल में रहना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वे क्या है? प्रकृति प्रेमी है। बार बार यही चीज तो बता रही है कि जो भारतीय लोग हैं वो क्या रहे हैं, हमेशा से ये प्रकृति प्रेमी रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ हमने नहीं पढ़ता कि इसलिए कि वे जंगल में फल फूल अधिक मिलते हैं या वे संन्यास ले लेते, नहीं, वे प्रकृति प्रेमी थे तभी जो है उन्हें वहां पर रहना पसंद था। दूसरा क्वेश्चन है, गुल्म का क्या तात्पर्य है? गुल्म का तात्पर्य हो जाएगा झाड़। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछा कि उपयुक्त गद्यांश किससे संबंधित है? तो प्रकृति प्रेम से है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बात जिसकी की जा रही है उसी को तो आंसर लगाएंगे हम। अब देखो सस्य श्यामला से क्या तात्पर्य है? देखो हमने एक वर्ड यहाँ पे पढ़ा था सस्य श्यामला, अगर आप देखेंगे तो कहाँ पे है, वेट, ये रहा। देखो, धूप और वर्षा के समान अधिकार के कारण यह धरती सस्य श्यामला हो जाती है। धूप और वर्षा के कारण तभी तो जो है हरा भरा हरी भरी जो है अपनी धरती को देख पाते हैं। वही हमारा नेचर है, प्रकृति है, तो हरी भरी फसलों वाली,
क्या हो जाएगा? हरी भरी फसलों वाली। देखो फल फूलों का सृजन करती है, धूप और वर्षा के कारण ये धरती सस्य श्यामला हो जाती है। तो हरी भरी फसलों वाली, नॉट घासों वाली नहीं, हरी भरी फसलों वाली जो हो जाए इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है। वृक्षों को पानी देना किस तरह का कार्य माना जाता है? तो वृक्षों को पानी देना धार्मिक कार्य है। अभी हमने पढ़ा था ना, वृक्षों में पानी देना एक धार्मिक कार्य समझते हैं, सूर्य और चंद्र दर्शन कार्यों में शुभ माना जाता है। ठीक, तो धार्मिक कार्य जो है ये माना जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे धर्म में अगर हम देखेंगे तो चाहे सूरज को पानी देना हो, चांद को भी पानी देते हैं। ठीक है, वृक्षों में पानी देना भी हम शुभ मानते हैं। अगर आप देखेंगे तो शाम जब हो जाती है तो हम पेड़ों को छूते नहीं हैं। ठीक है, ताकि मीन्स वो डिस्टर्ब ना हो, तो इस उसमें हम जो है इवनिंग के टाइम पे जो है पेड़ों को ना तो पानी देते हैं ना उन्हें छूते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? हमारा धर्म है, हमारे धर्म के अकॉर्डिंग जो है ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो क्या है, किस तरीके का कार्य माना जाता है? धार्मिक कार्य जो है ये माना जाता है। ठीक, तो ये देखो, ये हमारे जो है 35 क्वेश्चन, 35 आई थिंक, हाँ 35 क्वेश्चन थे जो कि नॉन टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए थे। स्टेनोग्राफर का ये पेपर है, आपने देख लिया होगा, बिल्कुल वही पैटर्न है, कोई चेंज नहीं है। जो हमने पहले पीजीटी के पढ़े, जो हमने पहले टीजीटी के पेपर किए, बिल्कुल सेम पैटर्न है, कोई चेंज नहीं है। यही आपको पढ़ के जाना है। जो वीडियो मैंने आपको करवाई हुई है मैराथन की, डीएसएसबी की सिलेक्शन बैच में आपको मिल भी जाएगी, वो प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो वो सिर्फ एक बार देख लो एंड देन आप अपने पेपर्स जो है ना प्रीवियस के वो सॉल्व करो, उसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन देखो हिंदी में मिल जाता है हमारा, जैसे अनेकार्थी में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। पर्यायवाची ऐसा कुछ खास नहीं पूछा गया है, बिल्कुल सिंपल पर्यायवाची है। अनेकार्थी शब्द में देखो आ जाती है प्रॉब्लम। 20 क्वेश्चन जब होते हैं ना तो वो तो बहुत ईजी होते हैं, मीन्स टीचिंग में तो बहुत ईजी आते हैं 20 क्वेश्चन, तो वो 20 के 20 आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये एक पेपर हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। चलिए देखिए, शुद्ध वाक्य बताना है यहाँ पे। देखो सबसे पहले तो ग्लास आ जाओ, ग्लास कभी नहीं होता। ठीक है, पान भी नहीं आएगा कि एक गिलास पान का लाओ। पान की अगर हम बात करेंगे तो ग्लास में थोड़ी पान लेके आएंगे। ठीक है, तो वो भी गलत है, तो ये भी सही हो जाएगा। अब इनमें देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में एक पानी का गिलास लाओ या एक गिलास पानी लाओ, क्या बोलेंगे? हम यही तो बोलेंगे कि एक गिलास पानी लेके आओ, यही बोला जाएगा। पानी का गिलास लाओ ये नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो एक गिलास पानी लाओ, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है तद्भव शब्द पहचानना है कि भाई इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द मैं बार बार बता रही हूँ, जो हिंदी के शब्द होते हैं उनको तद्भव बोलेंगे हम। ठीक है, तो तद्भव यहाँ पे कौन सा लग रहा है आपको? चौथा। क्यों लग रहा है चौथा शब्द तद्भव? क्योंकि हिंदी संस्कृत में आपने गिनती अगर आपने पढ़ी हो तो संस्कृत में जब हम गिनती पढ़ते हैं तो क्या बोला जाता है? चतुर्थ बोला जाता है। ठीक है, इतना तो देखो सबको मालूम होगा ही। वचन अगर आप देखेंगे तो वचन भी, वचन क्या है? एक तत्सम शब्द ही है। ठीक है, वचन तो है ही तत्सम शब्द, ये तत्सम शब्द है। मयूर को अगर मैं देखूं हिंदी में क्या बोला जाता है? मयूर को मोर बोला जाता है। ठीक है, प्रिय तत्सम शब्द है। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसका तद्भव क्या होगा? प्रेमिका। ठीक है, प्रेमिका को जो है क्या बोला जाता है? प्रिय बोला जाता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति उचित परिमाण क्रिया विशेषण। ओके, अभी देखो यहाँ पे आपने देखना है, अभी तक हमने क्रिया विशेषण शब्द पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि भाई क्रिया विशेषण क्या होते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताई जो शब्द, वो क्रिया विशेषण होते हैं। फिर हमने कालवाचक क्रिया विशेषण पढ़ा था जिसमें हमने एक शब्द पढ़ा था अब। ठीक है, वो कालवाचक है। अब परिमाण क्रिया विशेषण, देखो परिमाण की जब भी बात आएगी ना तो हमेशा नापतोल की बात आएगी। किसकी बात आएगी? नापतोल की बात आएगी। ठीक है, कम ज़्यादा अधिक या लीटर मीटर में पहुंच जाओ भाई, किलोग्राम वगैरह में पहुंच जाओ, मीन्स नापने वाली मात्रा की जब भी बात आएगी तो वो परिमाण में चला जाता है। अब उसमें भी फिर देखो निश्चित होता है और अनिश्चित। निश्चित में मीन्स एक प्रॉपर हमको पता है कि भाई ये 2 लीटर है, ये 4 लीटर है। अब मैं कहूँ कम दूध ज़्यादा दूध तो वो अनिश्चित है, क्योंकि हमें नहीं पता वो कम दूध कितना कम है। ठीक है, तो वो अनिश्चित हो जाता है। बट यहाँ पे तो परिमाण दिया है सिर्फ। परीक्षा हेतु पुस्तक से पढ़ाई करो, अब लग तो ये भी सही रहा है, लग तो ये भी सही रहा है। देखो अगर मैंने जो आपको बोला कि भाई अगर आपको नहीं पता तो इसको ऑप्शन से लेके देखो। अब परीक्षा हेतु पुस्तक से पढ़ाई करो, सेंटेंस तो ये भी सही है। परीक्षा हेतु अच्छी पढ़ाई करो, परीक्षा हेतु विद्यालय में पढ़ाई करो, परीक्षा हेतु अधिक पढ़ाई करो।
बट हमें बात करनी है परिमाण की। और अभी मैंने परिमाण के लिए शब्द बताए आपको, कम, ज़्यादा, अधिक। क्या अच्छी, अच्छी तो गुण होता है, क्या होता है, गुण होता है, तो ये तो गुणवाचक में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बुरा क्या है, गुण ही तो है। ठीक है, तो ये तो नहीं लगा सकते हम। पुस्तक से, पुस्तक से तो वैसे ही कोई क्रिया विशेषण शब्द नहीं है, ऑब्जेक्ट हो गया ना एक तरीके का, तो ये क्रिया विशेषण शब्द कैसे हो जाएगा। विद्यालय में भी नहीं होगा। ठीक है, तो परीक्षा हेतु अधिक पढ़ाई करो, अधिक, कम, ज़्यादा, थोड़ा, बहुत, ये सारे जो वर्ड हैं ये परिमाण में आते हैं। ठीक है, तो परीक्षा हेतु अधिक पढ़ाई करो, ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्न वाक्य के रिक्त स्थान में सही क्रिया विशेषण शब्द का चयन करना है। वापस से क्या बोला इसने अब की बार, सही क्रिया विशेषण, लेकिन अब इसने क्या बताया, कोई टाइप नहीं बताया। ठीक है, इसमें अब बताना है हमें कि क्या जो है सही क्रिया विशेषण है। देखो, गीता बहुत गाना गाती है। अब बहुत गाना गाती है, इसमें सही क्रिया विशेषण शब्द का चयन करके हमें बताना है। देखो, गीता बहुत, क्या बहुत, क्या जाएगा। अभी देखो गाना क्या है, वेट एक मिनट। देखो अब हमें यहाँ पे क्रिया विशेषण शब्द जोड़ना है। अब अगर आप देखेंगे तो गाना क्या है, गाना क्या है, क्रिया है। सिंग, वर्ब आपने सुनी होंगी ना, उसी को तो बोलते हैं क्रिया। ठीक है, अब हमने शब्द चुन लिया कि भाई ये वर्ब है। अब इसकी जो विशेषता बताएगा, इसकी विशेषता कौन बता रहा है। अब गाना या तो बेसुरा हो सकता है, सुरीला हो सकता है, गाती और अच्छा तो होगा ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, गीता बहुत बेसुरा गाना गाती है या फिर गीता बहुत सुरीला गाना गाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो लेंगे तो यहाँ पे विशेषता बताएगा वो उसकी, तो गीता बहुत सुरीला गाना गाती है। सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, सुरीला गाना गाती है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे हमको क्या करना है, कारक चिन्ह का प्रयोग करना है। सुधा माचिस डैश आग जलाती। देखो माचिस से आग जलाई जाती ना, तो माचिस को नहीं आग, माचिस के लिए आग जलाती नहीं, सुधा माचिस से, माचिस से आग जलाती, तो बिल्कुल से जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, गाजर मूली समझना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। गाजर मूली समझना मीन्स तुच्छ समझना। ठीक है, किसी व्यक्ति को कमजोर समझना, तुच्छ समझना, मतलब गाजर मूली समझना। ठीक, ओके, इसी में है, सार्थक गद्यांश के निर्माण हेतु वाक्यों का सही क्रम बताना है कि क्या जो है वाक्य का सही क्रम। देखो साथ ही बच्चों को पढ़ाई पूरी करने तक वित्तीय सहायता दी जाती है। साथ ही से कोई वाक्य शुरू नहीं होगा। ठीक है, तो DC ये देखो पढ़ाई पूरी करने तक वित्तीय सहायता, इससे पहले कोई ना कोई बातें जो है जरूर चल रही होंगी। ठीक है, ये इसकी पॉसिबिलिटी कि ये लास्ट में आए, और लास्ट में ये 2 ही ऑप्शन में। अब देखते हैं इसमें, देखिए भारतीय बाल कल्याण परिषद ने 1957 में ये पुरस्कार शुरू किए थे। कौन से पुरस्कार, कुछ बात हुई होगी। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर बहादुर बच्चों को दिए जाते हैं। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही आ जाएगा पहले, कि जो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार है वो 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर बहादुर बच्चों को दिए जाते हैं। और भारतीय बाल कल्याण परिषद ने 1957 में ये पुरस्कार, कौन से पुरस्कार, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार जो थे शुरू किए थे। पुरस्कार में पदक, प्रमाण पत्र और नकद राशि दी जाती है, और साथ ही बच्चों को पढ़ाई पूरी करने तक वित्तीय सहायता दी जाती है। तो BACD बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट में पूछा गया कि कुएं में गिरने का मुहावरे का सही अर्थ बताइए। कुएं में गिरना, कुएं में गिरना मीन्स विपत्ति में पड़ना। ठीक है, क्या हो जाएगा, विपत्ति में पड़ना इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, कुछ काम न करने वाला, जो कोई काम नहीं करता उसके लिए कौन सा शब्द होगा। देखो जो कोई कुछ भी काम ना करे उसको बोलते हैं अकर्मण्य। क्या बोलेंगे उसको, अकर्मण्य। कुछ काम न करने वाला अकर्मण्य, जो कोई काम ना करे, जिसको हम और क्या बोलते हैं, आलसी, निष्क्रिय। निष्काम का क्या मतलब होता है,
निष्काम का मतलब होता है जो काम बिना किसी इच्छा या फल की कामना से किया गया हो, उसको बोलेंगे निष्काम। ठीक है। अक्षम जिसमें काम करने की क्षमता न हो वो अक्षम हो जाएगा। सक्षम क्या होता है? जिसमें काम करने की क्षमता होती है वो सक्षम हो जाएगा। निरंकुश क्या है? जिस पर कोई अंकुश न हो, यानी कि कोई नियंत्रण न हो, उसको निरंकुश बोला जाता है। जो स्वेच्छाचारी होता है, जो सब कुछ अपनी इच्छा से करता है, किसी और का कोई उस पर कंट्रोल ना हो, उसको निरंकुश बोलेंगे। ठीक है। चलिए अगला पूछा गया कि कुंभ का अनेकार्थक शब्द बताइए। कुंभ का मतलब होता है घड़ा, और घड़ा बनाने वाला कौन होता है? कुंभकार, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा ही था। ठीक है। ओके, तो कुंभ आपको याद रखना है, कुंभ का मतलब होता है घड़ा। चलिए नेक्स्ट है, नीचे दिए गए परिच्छेद में से अतिरिक्त वाक्य चुनना। देखिए, हमारे कुल में कब ऐसा हुआ मुझे पता नहीं, पर जब दीर्घ काल तक कोई देवी नहीं पधारी तब चिंता होने लगी। अपने घर में मैं ही पढ़ी लिखी थी, कन्या के बिना कन्यादान का महायज्ञ संभव नहीं। अब देखो, जो इसमें अतिरिक्त वाक्य जो इससे रिलेटेड, देखो कुल में कभी ऐसा हुआ मुझे पता नहीं, कि हमारा जो कुल है उसमें कुछ ऐसा हुआ हो हमें पता नहीं, पर जब दीर्घ काल यानी कि लंबे टाइम तक कोई देवी नहीं पधारी तो क्या होने लगी? चिंता न होने लगी। कन्या के बिना कन्यादान का महायज्ञ संभव नहीं। अपने घर में मैं ही पढ़ी लिखी थी, ये यहाँ पे अतिरिक्त वाक्य हो जाएगा, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि बात यहाँ पे इस चीज की हो ही नहीं रही थी। ठीक है। यहाँ पे एक कन्या की बात की जा रही थी कि उनके कुल में जो है ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और लंबे टाइम से जो है कोई कन्या जो थी उनके उसमें नहीं आई थी, और कन्या के बिना जो कन्यादान है ना, वो महायज्ञ, कन्या का जो, अब कन्या नहीं होगी तो कन्यादान कैसे होगा? ठीक है। तो ये जो है इसमें अतिरिक्त वाक्य जो है हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप पहचाने। लड़के ने माना कि दोष है उसका। क्या दोष ऐसे लिखा जाता है? नहीं, दोष में श षटकोण आता है। लड़के ने माना कि दोष उसका है, ऐसे सही हो जाएगा। दोष है उसका भी नहीं, दोष उसका है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन। अगला देखिए, किस भाग्य में अशुद्धि है? संगीता में नीरसता है, नीरसता। ओके, नीर जब आपने पढ़ा होगा, नीर पानी को कहा जाता है, तो नीर को ऐसा लिखते हैं ना हम। नीरस जब हम लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं? यही लिखते हैं, नीरस। और इसी को नीरसता बना दो तो ता और जोड़ दो भाई, रहेगी तो बड़ी ई की मात्रा, चाहे आप नीर बोलो चाहे आप नीरस बोलो बिना रस का। ठीक है, या फिर नीरसता बोलो। ठीक, तो ये वाला जो है गड़बड़, यहाँ पे अशुद्धि आ जाएगी इसकी। ठीक, चलिए इसमें ये आई थिंक 22 या 25 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ये चौकीदार का पेपर है और सेम ही इसमें पूछा गया है, कुछ अलग नहीं है। चलिए देखते हैं अभी अगला जो पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चिट्ठी का पर्यायवाची नहीं है? देखो, चिट्ठी का पर्यायवाची, चिट्ठी किसको कहा जाता है? खत को कहा जाता है, पत्र को बोला जाता है, संदेश को बोला जाता है। क्या चित्र को हम चिट्ठी बोलते हैं? नहीं, चित्र अलग चीज है, चिट्ठी अलग चीज है। चित्र किसको बोलते हैं? इमेज जो फोटो होती है उसको चित्र बोला जाता है ना। ठीक है, तो ये इसका पर्यायवाची नहीं है। ओके, उपसर्ग का विलोम, उपसर्ग का विलोम कौन सा होता है? प्रत्यय होता है। ठीक है, उपसर्ग का विलोम प्रत्यय। चलिए आगे जो पैसेज है वो दिया गया है, तो इसमें 22-23 क्वेश्चन आई थिंक पूछे गए हैं। ये देखो, ये कुछ ऐसा तो पैसेज था। सभी शास्त्रों में क्रोध पर नियंत्रण की बात कही गई। क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। एक का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का ही संचार करता है। जिसके प्रति क्रोध प्रदर्शन होता है वह तत्काल अपमान का अनुभव करता है, और इस दुख पर उसकी त्योरी भी जो है चढ़ जाती है। त्योर सुना होगा ना आपने, उसी को त्योरी बोल रहे हैं। यह विचार करने वाले बहुत थोड़े निकलते कि हम पर जो क्रोध प्रकट किया जा रहा है वह उचित है या अनुचित। इसी से धर्म, नीति और शिष्टाचार तीनों में से क्रोध के विरोध का उपदेश पाया जाता है। संत लोग तो खलों के दुर्वचन सहते ही हैं, दुनियादार लोग भी न जाने कितनी ऊंची नीची पचाते हैं। सभ्यता के व्यवहार में भी क्रोध नहीं तो क्रोध के चिन्ह दबाए जाते हैं। इस प्रकार का प्रतिबंध समाज की सुख शांति के लिए प्रभाव आवश्यक है, पर इस प्रतिबंध की भी सीमा है। पंचतंत्र और हितोपदेश में ऐसी बहुत सारी कहानियां जिनमें कहानीकार ने यह दर्शाया कि क्रोध नाश का कारण है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखोगे, यहाँ क्रोध पर नियंत्रण की बात कहाँ कही गई है? तो शास्त्रों में कही गई है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यही पढ़ा हमने, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस ही यही है कि सभी शास्त्रों में क्रोध पर नियंत्रण की बात की गई। लेखक के अनुसार क्रोध क्या है? क्रोध एक मनोविकार है। दूसरी लाइन यही थी, ठीक है, कि क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या? तो जो हमने बिल्कुल पढ़ा कि क्रोध नाश का कारण है, तो क्रोध नाश का कारण है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि क्रोध के विरोध का उपदेश कहाँ नहीं पाया जाता? विरोध का उपदेश कहाँ नहीं पाया जाता? तो ये सभ्यता में नहीं पाया जाता। ठीक है,
अगला क्वेश्चन पूछा गया कि क्रोध नाश का कारण रेखांकित शब्द का विलोम क्या? क्रोध का विलोम क्षमा होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है पूछे गए। ओके, 2 पैसेज इसमें आए थे। दूसरा पैसेज कुछ इस तरीके से पूछा गया, देखो, वर्तमान में आतंकवाद हमारे देश के लिए नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक डैश बन गया है। तो समस्या ही बन गया है। क्या बन गया है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समस्या बन गया है। दूसरा है यहाँ पे, आतंकवाद से अभिप्राय अपने प्रभुत्व व शक्ति से जनता में भय की भावना का निर्माण कर अपना उद्देश्य सिद्ध करने की नीति ही क्या कहलाती है? अपना डर उत्पन्न करने की जो नीति है उसको हम क्या बोलते हैं? आतंकवाद कहते हैं। तो उसको आतंकवाद कहलाती है वो चीज़। ठीक है, अगला देखिए, हमारा देश भारत सबसे अधिक आतंकवाद की चपेट में है। तो ये बात बिल्कुल सही है। आतंकवाद के मूल में सामान्यतः असंतोष एवं विद्रोह की भावनाएं केंद्रित रहती हैं। ये भी सही हो जाएगा, यहाँ पे भावनाएं आ जाएगा। ठीक है, अगला है यहाँ पे, धीरे धीरे अपनी बात मनवाने के लिए आतंकवाद का प्रयोग एक डैश के रूप में किया जाने वाला एक हथियार के रूप में शांति की बात। देखो, आतंकवाद जहां हो वहां शांति तो कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, समझौता ना दुर्घटना, हथियार की तरह जो है आतंकवाद को यूज किया जाता है। ठीक है, तोड़ फोड़, अपहरण, लूट खसोट, बलात्कार, हत्या आदि करके अपनी बात मनवाना इसी में शामिल है। असंतुष्ट वर्ग, चाहे वह राजनीति क्षेत्र में हो या व्यक्तिगत क्षेत्र में, अपनी अक्षमता डैश करने के लिए, असमिता क्या करने के लिए? प्रमाणित करने के लिए, यानी कि उसको प्रूव करने के लिए जो है यही मार्ग जो है अपनाता है। ठीक है, तो ये वाला जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। तो इसमें 13 और 12 25 क्वेश्चन जो है टोटल हिंदी के पूछे गए थे। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ लेते हैं, एक टीचिंग का पेपर भी देख लेते हैं। 1 मिनट देखते हैं टीचिंग में, मतलब टीजीटी का जो पेपर हुआ उसमें कैसी हिंदी पूछी गई है। चलिए, ये टीजीटी नेचुरल साइंस का पेपर है और टीजीटी नेचुरल साइंस की वापस से वैकेंसी आई है मेल फीमेल की। तो अपनी तैयारी पर फोकस रखो। देखो, अगर आप 6 महीने 4 महीने जितने भी हैं प्रॉपर एक बार अपनी तैयारी करो। आप 8 से 10 घंटे लगाओ। ठीक है, मतलब मेहनत ऐसी करो ना कि एक ही बार में आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाए। चाहे आपको 2 घंटे और ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, पर दो। ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई चलती सी आप तैयारी कर रहे हैं कि भाई नहीं हुआ तो अगली बार देख लेंगे। नहीं, कोशिश करो कि 6 महीने प्रॉपर दे दो उसको, अपनी तैयारी को। उसके बाद फिर देखो सारी ज़िंदगी फिर आपको आप इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, एक बार की मेहनत है, देन आप अपनी फिर पूरी लाइफ जो है इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप अभी इंजॉय करने में निकाल देंगे और पढ़ाई में कम टाइम देंगे तो फिर देखो पूरी लाइफ आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो बेटर है 6 महीने आप प्रॉपर तरीके से दो। आप ये न्यू वैकेंसी आई हैं और मोस्टली ऐसा ही होगा कि जो पेपर होगा वही आपका अप्रैल में जाके ही आपको मिलेगा, मार्च अप्रैल में, क्योंकि DSSB जो भी विंटर में है, विंटर में पेपर कंडक्ट नहीं करती। और अभी तो फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, अगला नवंबर तक फॉर्म फिल होंगे, तो वही आपका 3-4 महीने आपके पास होंगे। तो प्रॉपर तैयारी करो, मॉक टेस्ट लगाओ, अपनी प्रैक्टिस करो, सब्जेक्ट को कवर करो। ठीक है, मतलब मौका है, मीन्स जो भी बच्चे भर सकते हैं टीजीटी का फॉर्म, आपके पास एक बहुत अच्छा मौका। और बहुत सारी वैकेंसी है, ऐसी नहीं कि कम वैकेंसी, नहीं। जो बच्चे पढ़ेंगे ना उनका इजीली जो है DSSB में सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो एक चांस है आपके पास नौकरी लेने का, उसको छोड़ना नहीं है। अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। अभी हम हिंदी पे आते हैं। टीजीटी नेचुरल साइंस में जो हिंदी पूछी गई है वो एक बार देख लेते हैं। देखिए, बहुत इजी आती है। टीजीटी टीचिंग के जो एग्ज़ाम होते हैं या नॉन टीचिंग के कोई भी उठा लो, हिंदी जो है ना आपको इजी ही मिलेगी अगर आपको आती है तो। देखो, आती है तो सारे ही सब्जेक्ट इजी हैं। ठीक है, नहीं आते तो फिर तो भाई हर एक सब्जेक्ट मुश्किल है, बट हिंदी इजी है, आप सीख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ इसमें अलग ही पूछ लिया जाता है। देखो, इंग्लिश को सीखने में देखो मेहनत लगती है, हिंदी बहुत ईजी होती है, आ जाती है। ठीक है, एक क्लास आप मेरी लोगे, उसमें भी आपको जो है बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, एंड देन आप सिंपल अपनी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, वाक्य का सही क्रम बताना है, मीन्स आगे पीछे जो है वाक्य को लिखा गया है। तो देखो, ने से कोई वाक्य शुरू नहीं होगा। मुझसे ने नारायण दास कहा था, ये कोई वाक्य बन रहा नहीं। मुझसे नारायण दास ने कहा था, ये वही बिल्कुल सही है। देखो, अब यहाँ पे देखो, नारायण दास मुझसे नहीं, नारायण दास ने मुझसे कहा था, या फिर ऐसा हो सकता है। ठीक है, या तो ये बोल सकते हैं कि मुझसे नारायण दास ने कहा था, या फिर ऐसे बोल सकते हैं नारायण दास ने मुझसे कहा था या मुझे कहा था। ठीक, तो सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा था, कारक के ऊपर था, बच्चों में शिक्षा एवं उनकी बेहतरी के लिए। देखो, में बच्चों में शिक्षा एवं उनकी बेहतरी नहीं, बच्चों की हो सकता है, बच्चों में थोड़ी शिक्षा आएगी, बच्चों की शिक्षा की बात की जाएगी। तो बच्चों की शिक्षा एवं उनकी बेहतरी के लिए अनेक नीतियां बनाई जानी चाहिए। तो ये हो जाएगा राइट आंसर।
ओके, वाक्यांश के लिए सही सार्थक शब्द बताना है। देखो क्या है, जिसका दमन करना कठिन हो। दमन, दमन मतलब जिसको दबाना कठिन हो, ठीक है, दमन करना जिसको कठिन हो उसको बोलते हैं दुर्दमनीय। क्या बोला जाएगा उसको? दुर्दमनीय। दर्दनीय क्या होता है? दर्दनीय, दर्दनीय होता है दुखी, ठीक है, दर्दनीय, दयनीय बोल सकते हो। गोपनीय मीन्स गुप्त चीज को बोला जाता है ना गोपनीय। गमनीय जो जाने योग्य हो, पहुंच योग्य हो, वो गमनीय हो जाएगा। तो जिसका दमन करना कठिन हो दर्दनीय, जिसका दमन कठिन हो, जिसे नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, दबाना मुश्किल हो, वश में करना मुश्किल हो, उसको दुर्दमनीय बोला जाता है। ठीक है, चलिए रेखांकित शब्द का सही पर्याय अंकित कीजिए। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सभी का जीवन खुशियों से भरा रहे। अब प्रार्थना का पर्यायवाची बताना है। प्रार्थना का, तो प्रार्थना का प्रेयर, प्रेयर का क्या हो जाएगा? अनुन्य। अनुन्य जो है इसका क्या हो जाएगा? सही पर्यायवाची जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, अनुन्य। अब अनुन्य का मतलब देखो, प्रार्थना का मतलब क्या होता है? हम ईश्वर से क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं ना, अनुरोध करते हैं। तो अनुन्य का मतलब भी वही होता है, अनुरोध, याचना, प्रार्थना। अनुगामी क्या होता है? अनुगामी होता है अनुसरण करने वाला, अनुयायी जिसको हम बोलते हैं। किसी को हम फॉलो करते हैं तो हम बोलते हैं ना कि ये उसका अनुयायी है, उसको फॉलो कर रहा है, उसको अनुसरण कर रहा है। अनुसरण मतलब फॉलो करने वाला ही। ओके, अनुयायी भी वही हो जाएगा, जैसे शिष्य वगैरह होते हैं उसको ही हम अनुयायी बोलते हैं। अनुरक्ति क्या मतलब क्या होता है? अनुरक्ति का मतलब होता है लगाव या गहरा समय सनी। और इसका अपोजिट कई बार पूछ लिया जाता है ना, तो अनुरक्ति का अलग हो जाएगा विरक्ति, मीन्स जिससे लगाव ना हो, विरक्ति, अनुरक्ति विरक्ति। ठीक है, तो अनुन्य हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिए, कारक के आधार पर पूर्ण करना है। बढ़ती आबादी डैश नदियों का जल स्तर घट गया। तो बढ़ती आबादी से नदियों का जल स्तर क्या हो गया है? घट गया है। पूजा के लोचन सुंदर है। लोचन, लोचन किसको कहा जाता है? नेत्र को बोला जाता है। ठीक है, पूजा के नेत्र सुंदर है। नेत्र, चक्षु, आंख, इनको बोला जाता है ना लोचन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे देखिए, कारक के आधार पर पूर्ण करना है। हम रंगारंग और पाश्चात्य फैशन प्रस्ती में अपने गौरवपूर्ण अतीत को भूल गए हैं। में जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी जो है कारक के आधार पर ही पूर्ण जो है करना है। हमारे कुछ पर्व ऐसे भी हैं जिन्हें राष्ट्रीय पर्व की संज्ञा दी जाती है। देखो कारक वाले तो बहुत ईजी होते हैं, इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अगला देखिए, एक टकसाल के ढले हैं लोकोक्ति का सही अर्थ। एक टकसाल के ढले हैं मतलब एक ही जगह के बने हुए, यानी कि सब क्या हैं? एक जैसे हैं। एक टकसाल के ढले हैं यानी सब एक जैसे हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, कम बोलने वाला, क्या पूछा है इसने? कम बोलने वाला, तो उसको बोलते हैं मितभाषी। क्या बोला जाता है? मितभाषी। ओके, अभाषी कौन होता है? जो बिल्कुल ना बोल पाए, म्यूट रहे जो, उसको बोलते हैं अभाषी। ठीक है, मूक क्या होता है? मूक, मूक किसको बोला जाता है? गूंगे को बोला जाता है। अभाषी भी वही होता है जो बिल्कुल नहीं बोलता, तो दोनों सेम ही है। ठीक है, बहुभाषी क्या होता है? जो बहुत सारी भाषाएं बोले, वो बहुभाषी होगा। मितभाषी कौन होगा? जो कम बोले। ठीक है, चलिए इसको भी पूर्ण करना है। सुभाष चंद्र बोस ने अपने महानतम व्यक्तित्व से संपूर्ण विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया। वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? गलत बताना है कि कौन सा भाग है। कबीर में जीवन के द्वंद्वात्मक पक्ष को समझने की अद्भुत क्षमता थी। कबीर में जीवन के द्वंद्वात्मक, क्या द्वंद्वात्मकता ऐसे लिखा जाता है? द्वंद्व अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे लिखा जाता है ना, द्वंद्व। द्वंद्व समास आपने पढ़ा होगा, तो वही द्वंद्व है ये, द्वंद्वात्मकता, द्वंद्वात्मकता। ये बाकी का सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये वह जो होता है ना, ये लगाना जरूरी होता है, द्वंद्व। ठीक है, तो जीवन के द्वंद्वात्मकता लिख रखा है यहाँ पे। ओके, अगला है कान देना मुहावरे का सही अर्थ। कान देना क्या कह रहा है? कान देना, कान देना मतलब ध्यान देना। ठीक है, कान देना, ध्यान देना। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? भारत में गुरुओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण हमेशा श्रद्धेय रहा। देखो दृष्टिकोण, क्या दृष्टिकोण सही लिखा है? बिल्कुल सही लिखा है। भारत में गुरुओं भी सही लिखा है, के प्रति समाज का ये भी। अब देखो श्रद्धेय रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ है।
देखो श्रद्धेय का मतलब होता है जो श्रद्धा के योग्य हो, तो इस श्रद्धेय को कैसे लिखा जाता है, ये देखो श्रेय ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन सिंपल क्या हो जाता है, द पे एक ही मात्रा आती है, ये श्रद्धेय जो श्रद्धा के योग्य हो, तो ये श्रद्धेय ना होके श्रद्धेय होगा। ठीक है, तो ये गड़बड़ थी इसमें। चलिए 15th क्वेश्चन है, सही वाक्य क्रम में अंकित करना था। तो यहाँ पे ये आना था, जो किसान पहले कृषि के बैलों पर आश्रित था वह अपने खेतों को भरी धूप में जोतता खड़ी मेहनत करता नजर आता था। ठीक है, बाकियों को आप पढ़ेंगे तो सही से नहीं लगाया है, पीछे वाली बात पहले कह दी गई है और आगे वाली बात बाद में कह दी गई है। ठीक है, तो वो गड़बड़ है। चलिए आगे गद्यांश है। ओके, देखिए साहित्य उन्नति के साधनों में पुस्तकालयों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा साहित्य के जीवन की रक्षा, पुष्टि और अभिवृद्धि होती है। पुस्तकालय सभ्यता के इतिहास का जीता जागता गवाह है। इसी के बल पर वर्तमान भारत को अपने अतीत गौरव पर गर्व है। पुस्तकालय भारत के लिए कोई नई वस्तु नहीं है। पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी की बात हो रही है। लिपि के आविष्कार से आज तक लोग निरंतर पुस्तकों का संग्रह मतलब इकट्ठे करते रहे हैं। पहले देवालय, विद्यालय और नृपालय इन संग्रहों के प्रमुख स्थान होते थे। यानी कि लाइब्रेरी की जगह पे पहले देवालय होते थे, विद्यालय होते थे, नृपालय होते थे। इनके अतिरिक्त विद्वजनों ने अपने निजी पुस्तकालय मतलब जो विद्वान होते थे उनके खुद के यानी कि खुद की लाइब्रेरी जो है होती थी। मुद्रण कला के आविष्कार से पूर्व पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात नहीं थी। आजकल साधारण स्थिति के पुस्तकालय भी जितनी संपत्ति लगती है उतनी उन दिनों कभी कभी एक एक पुस्तक की तैयारी में लग जाया करती थी। बिल्कुल सही है। भारत के पुस्तकालय संसार भर में अपना सानी नहीं रखते थे। प्राचीन काल से मुगल सम्राटों के समय तक यही स्थिति रही। चीन, फारस प्रभृति सुदूर स्थित देशों में से झुंड के झुंड विद्यानुरागी लंबी यात्राएं करके जो है भारत आया करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो उचित शीर्षक पूछा है तो पुस्तकालय और भारत, बिल्कुल सही है। देखो हमने यहाँ पे सभ्यता संस्कृति की बात की नहीं, क्या हमने यहाँ पे साहित्य साधना की बात की नहीं, क्या पुस्तकालय के प्रयोग की बात की नहीं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पुस्तकालय और भारत यानी कि लाइब्रेरी और भारत में पुस्तकालय से पहले क्या क्या चीजें थी वो सब हम यहाँ पे डिस्कस की। तो पुस्तकालय और भारत इसका उचित शीर्षक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार पुराने समय में अधिक व्यय क्यों होता था। क्यों होता था? मुद्रण की व्यवस्था न होने के कारण, यानी कि जो छपाई वगैरह होती है ना वो ना होने के कारण। ठीक है, उन्नति शब्द का विलोम क्या है? उन्नति अवनति हो जाएगा। साहित्य की उन्नति का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो बिल्कुल पुस्तकालय है। ठीक है, आविष्कार शब्द का पर्यायवाची, आविष्कार मतलब खोज, आविष्कार चमत्कार नहीं होता है, आविष्कार सोच नहीं, आविष्कार विज्ञान नहीं, आविष्कार का मतलब होता है खोज, डिस्कवर करना। ठीक है, डिस्कवर को ही हम आविष्कार बोलते हैं ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आपने क्वेश्चन देख लिया। देखो किसी का कमेंट आया हुआ था कि जो क्या बोलते हैं पैसेज आते हैं वो भी करवाए जाए। तो पेपर में देखो लास्ट मैंने जो भी वीडियो बनाई उसमें मैंने करवा दिया है पैसेज, और पैसेज को बार बार मैं हर एक अलग से एक वीडियो बनाऊँ तो उसका कोई तुक नहीं बनता है इसमें, क्योंकि बहुत इजी पैसेज आता है, आप इजीली कर सकते हैं। 5 नंबर ये फ्री के हैं आपके। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है। और सेम आपको जो इंग्लिश में होगा, देखो इंग्लिश में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है जिसने नहीं पढ़ी है, लाइक संस्कृत के बच्चे हो गए या फिर हिंदी के बच्चे हो गए, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। बाकी जो साइंस वगैरह के बच्चे हैं तो वो तो वही इंग्लिश को ईजिली कर भी पाएंगे। ठीक है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है 1-2 क्वेश्चन में, अदरवाइज वहाँ पे भी आप पैसेज को कर सकते हैं अटैम्प्ट, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए जो है मैंने इसी में जो है साथ में ये पैसेज करा दिया है, अलग से इसको कराने की कोई नीड नहीं है। ठीक, तो ये हमने हर तरीके के क्वेश्चन पढ़ लिया। हमने स्टेनोग्राफर का पेपर देख लिया कि भाई कैसे हिंदी आई, सेम हिंदी थी। फिर हमने उधर उसका क्वेश्चन देखा, क्या बोलते हैं, चौकीदार का पेपर देखा, तो वहाँ पे भी हिंदी कुछ ऐसी ही थी, कुछ अलग नहीं आया। मैंने आपको जो जो टॉपिक बताया ना वही है, किसी में कोई टॉपिक रिपीट हो जाता है, किसी में कोई टॉपिक। देखो किसी में अगर आप देखेंगे चौकीदार के पेपर में सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया था, ये आपने इसमें नहीं देखा टीजीटी में, लेकिन टीजीटी के जो पहले पेपर हुए हैं उसमें सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया है, वाक्यों को सही क्रम में लगाना आया है, अतिरिक्त वाक्य कौन सा है ये पीजीटी के पेपर में आया है। ठीक है, तो टॉपिक वही है, अदल बदल के दिए जा रहे हैं, बस कुछ नया नहीं है, सिंपल है। जो भी प्रीवियस ईयर पेपर की मैंने वीडियो करवाई है वो देखो, वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हमने 2025 में जो भी पेपर हुए हैं, चाहे वो अप्रैल में हुए, चाहे वो आपके मई में हुए, जून में हुए, जुलाई में हुए, अगस्त में, सितंबर का तो ये है ही। ठीक है, तो वो सब हमने किए हैं, 1 बाय 1 डिस्कस किए हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है हर एक उसमें पूछे गए। और आपने देखा होगा जो साथ साथ पढ़ रहे हैं कि बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं है कि मैं बोलूँ कि भाई ये चीज़ इसमें अलग पूछी गई, नहीं, बिल्कुल डिट्टो वही पैटर्न आया जो जुलाई के एग्जाम में आया, जो अगस्त के पेपर में आया वही सितंबर में है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ आपको एक मॉक टेस्ट लेके आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी है आपकी, टाइम लगाओ, पूरा सिलेबस करो, देन आप टाइम लगाकर उनको अटेम्प्ट करके देखो। जितनी प्रैक्टिस करोगे
उतना अच्छा रिजल्ट पाओगे। सिर्फ पढ़ते रहोगे लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई वो ज़ीरो मिलेगा आपको। जब आप पेपर में जाके बैठोगे ना, विदाउट प्रैक्टिस ज़ीरो मिलेगा आपको, बेशक आपने कितना भी पढ़ा हो। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की ना तो शुरू के जो आपके 20 क्वेश्चन होंगे ना रीजनिंग के, उसी में उलझ के रह जाओगे अगर प्रैक्टिस नहीं है तो। ठीक है, आप टॉपिक बेशक पढ़ लो लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं की है, पेपर के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस नहीं की है डीएसएसबी के, तो ज़ीरो मिलेगा फिर आपको। ठीक है, मीन्स जीरो मिलेगा तो नहीं कि जीरो मिलेगा, नंबर एक्चुअल में जीरो आएंगे नहीं, लेकिन आप उसको क्लियर नहीं कर पाओगे क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं आएगा आपको। और डीएसएसबी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो तो सिलेबस तो देखो है ही है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरा फैक्टर आपके सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने टाइम को मैनेज कर लिया ना, आपने फर्स्ट पेपर एक टाइम में आपने पूरा कर दिया, फिर दूसरे पेपर में भी आप सही टाइम दे रहे हो, तभी आप जो है पेपर कर पाओगे। अगर आपको पेपर दोनों आते हैं बट आप एक पहले पेपर में उलझ के रह गए, दूसरे में उतना टाइम नहीं दे पाए और आपका पेपर रह गया, तो फिर क्या फ़ायदा उस पढ़ाई का, अगर आप उस टाइम को मैनेज करना नहीं सीख पाए। तो प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। और मैंने हमेशा यही बोला है कि प्रैक्टिस कीजिए। आपको जब आप पहले पेपर जब आप रीजनिंग का उठाएंगे ना, आपको उसमें 45 से 50 मिनट लगेंगे, क्योंकि मेरी खुद लगे थे। जब मैंने पहली बार रीजनिंग को करके देखा था ना, जब पेपर हुए ऑनलाइन शुरू तब दिया जब, तो ऑब्वियस है 45 से 50 मिनट सिर्फ उस रीजनिंग के 20 क्वेश्चन को सोल्व करने में लगे थे। ठीक है, फिर एक लेवल ऐसा आता है जब आप 20 क्वेश्चंस इजीली 15 से 16 मिनट में आप इजीली जो है अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो वो एक लेवल आपको आपका एग्जाम हो तब तक आपको लेके आना है कि आप 15 to 16 मिनट आपके 20 क्वेश्चन आपके हो जाएं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हिंदी का आपने देख लिया होगा। आगे हम देखेंगे एक नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और जैसे मैंने आपको क्या कहा है, तैयारी करनी है तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे रीजनिंग के आपको अलग से जो है प्रैक्टिस करने के लिए 20-20 क्वेश्चन दिए गए हैं, ताकि आप उन 20 क्वेश्चन में जब आप शुरुआत में आप फर्स्ट रीजनिंग जब आप करेंगे तो आपको 45 मिनट्स लग रहे हैं, एंड देन जब आप 8वें 9वें 10वें पर पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ 15 से 16 मिनट लगेंगे। और उससे पहले मैं हमेशा कहती हूँ कि जो मैंने प्रीवियस करवाया है ना, वो एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि वहाँ से आपको करने का तरीका पता चलेगा कि भाई क्वेश्चन को जल्दी कैसे निपटाना है। ठीक है, तो वहाँ से वो सीखने को मिलेगा। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए जा रहे हैं ना, और इसमें जब हम रीजनिंग करते हैं तो वहाँ से रीजनिंग से ना, अब देखो क्या होता है ना, जैसे ही मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए वहाँ पे एक दो बच्चों के फिर वो आने लग जाते हैं, जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह भेजते हैं कि भाई ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये क्वेश्चन नहीं हुआ, और वो बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं जो मैंने करवाए होते हैं। तो तब भी मैं उनको ये बोलती हूँ कि पहले आप उनकी वीडियो देखो, जो भी हमने एग्ज़ाम के जो एग्ज़ाम करवाए हैं ना, जो भी अभी जून में हुए, जुलाई में हुए, उनमें जो रीजनिंग आई है वो जो करवाई ना, उसको देख के आप देन आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करने जाओ। ठीक है, तब आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल भी जो है डिफिकल्ट नहीं लगेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन वो आपके लिए बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो जो भी आपके हो चुके हैं ना प्रीवियस में, जो मैं वीडियो करवा रही हूँ डेली में, इससे पहले जो भी आई हैं, रीजनिंग की हो, जनरल अवेयरनेस हो, मैथ हो, तो उनको ज़रूर करें एक बार। एक आइडिया आपको वहाँ से मिल जाएगा कि भाई क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, एंड देन आप प्रैक्टिस पे लगिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाइप का बटन भी आजकल आता है यूट्यूब की तरफ से, तो उसको ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।